फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो देखते हैं आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। ओहो, यूएस बिग लॉस अगेंस्ट ईरान, इंडिया मिसाइल डिटेक्ट सैटेलाइट, पाकिस्तान फेल्ड दलाल। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत की स्टार्टअप बना रही है सैटेलाइट बेस्ड थर्मल सेंसिंग सिस्टम। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 22 मिनट वाला पोस्ट। पहली बार यूएई में डिप्लॉय हुआ है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। एनबीसी ने किया रिवील कि यूएस जितना स्वीकार कर रहा है उससे कहीं ज्यादा हार्ड स्ट्राइक करी थी ईरान ने, और ईरान के एमपी का कहना है कि पाकिस्तान एक सुटेबल मीडिएटर नहीं है। भारत की एक स्टार्टअप जिसका नाम है सेट लियो लैब्स, तो इनके द्वारा एक स्पेस बेस्ड थर्मल ऑब्जर्वेशन सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इस प्रोग्राम के तहत जो कंपनी है वो 15 सैटेलाइट्स के कॉन्स्टलेशन को प्लान कर रही है, और जिनमें इंफ्रारेड सेंसर्स और विजिबल कैमराज इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये जो सिस्टम्स हैं तो ये हीट सिग्नेचर्स को ट्रैक करके एक नियर रियल टाइम में मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। थर्मल प्लूम्स के माध्यम से वे लॉन्च के ओरिजिन को भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ से लॉन्च हुआ है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल कुछ महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो उनको भी मॉनिटर करने के लिए किया जा सकेगा, और ये हीट पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कॉम्बैट व्हीकल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने में भी सक्षम होंगे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि एडीजीपीआई ने आर्मी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक और पोस्ट की गई है, जो कि उन 22 मिनट्स के बारे में जिसे भारत की फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकियों की पूरी कमांड को ही तोड़ के रख दिया था। और इसके साथ में कैप्शन में लिखा गया है कि जो एविडेंस होते हैं वो आर्ग्यू नहीं करते हैं, वो तो सीधा फैसला सुनाते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स को रोल्स रॉयस से हाई प्रिसिशन एरोस्पेस पार्ट्स सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, जिसकी वैल्यू है 3,800 करोड़ रुपीस, और ये लगभग 7 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट है, और जिसके तहत सिग्मा हाई प्रिसिशन के एरोस्पेस कंपोनेंट सप्लाई करेगी। और ये पार्टनरशिप सिग्मा को रोल्स रॉयस की ग्लोबल सप्लाई चेन में भी एक महत्वपूर्ण प्लेयर बनाती है। वहीं इसके अलावा एक और रिपोर्ट है कि इसी वर्ष भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नए मैरीटाइम कोऑपरेशन एक्ट को साइन करने के लिए तैयार है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को एक बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर देखता है। और बाकी इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश इंडियन ओशन में कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज शेयरिंग पर कोलैबोरेट करेगी, और ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेटजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से दोनों देशों के बीच की डिफेंस टाइज को और भी मजबूत किया जाएगा। बाकी एक और अपडेट है कि श्रीलंकन कोस्ट गार्ड्स की कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारत ने श्रीलंका को 2 पर्सनल वाटरक्राफ्ट हैंडओवर करी हैं। अपने लोगों को एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल का जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है तो वो पहली बार यूएई में डिप्लॉय किया गया है, और ये भी पहली बार है जब इजराइल और यूएस की कुछ लिमिटेड डिप्लॉयमेंट के बाहर किसी और देश में आयरन डोम सिस्टम ऑपरेशन किया गया हो। और बाकी यही देख लो, ये ईरान ने जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, उससे अब गल्फ की ये जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, वो अब इजराइल के ज्यादा क्लोज हो गई हैं। इजराइल का यूज कर रहे हैं। हाँ, सोचो वो यूएई है, इजराइल चलो यूएई का, थोड़ा मॉडर्न है इसलिए हाँ, उसने लिया है अपने डिफेंस के लिए आयरन डोम। कॉन्फ्लिक्ट में यूएई को ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स का सामना करना पड़ा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब इस सिस्टम को यूएई में डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया है। बाकी इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूएस के प्रेसिडेंट जब भी भारत और पाकिस्तान के पिछले साल हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये बात जरूर करते हैं कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में इतने एयरक्राफ्ट गिर गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के कितने एयरक्राफ्ट गिरे हैं, कितना उसको लॉस हुआ है। पर खैर यूएस के प्रेसिडेंट ने तो नहीं बताया, लेकिन हाँ, एनबीसी न्यूज़ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने इस बात को खुलासा किया है कि इस वेस्ट एशिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में जब ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस पर जवाबी हमले किए थे तो उन हमलों में यूएस को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिनमें कमांड सेंटर्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, रडार सिस्टम्स, रनवेज ये भी आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 11 यूएस बेसिस में 100 से अधिक टारगेट्स पर स्ट्राइक की गई थी, और टोटल डैमेज का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो वो लगभग $5 बिलियन से भी ज़्यादा है। हालांकि पेंटागन ने भी इस बात को ऑफिशियली स्वीकार किया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उनके 13 सर्विस मेंबर्स की जान गई है और लगभग 400 के आसपास घायल भी हुए, लेकिन अभी भी जो एग्जैक्ट लॉसेस का काउंट है वो क्लियर नहीं है। बाकी एनबीसी की रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि पेट्रियट मिसाइल बैटरीज और एडवांस रडार नेटवर्क के एक लेयर्ड एयर डिफेंस के बावजूद यहाँ पे एक महत्वपूर्ण गैप था, और इसमें एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात की गई है जिसमें ईरान के पुराने F-5 फाइटर जेट ने यूएस के डिफेंस को पेनिट्रेट किया था और कुवैत में कैंप ब्यूरिंग में अनगाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। यानी कि इस रिपोर्ट के कहने का मतलब यह है कि एयर डिफेंस में गैप इतना ज़्यादा था कि ईरान का जो पुराना F-5 है तो उसने भी इस गैप को एक्सप्लॉइट करके महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया था। और इस घटना ने यूएस प्रेसिडेंट के उन क्लेम्स को भी चुनौती दी है जिनमें उन्होंने दावा किया था कि ईरान की जो एयरफोर्स है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है,
जबकि यूएस ऑफिशियल्स ने एनबीसी को बताया कि ये जो हमला है ये वर्षों में पहली बार हुआ है जब किसी दुश्मन के फिक्स विंग एयरक्राफ्ट ने यूएस बेसिस पर सफलतापूर्वक हमला किया हो। बाकी यूएस की सेंट्रल कमांड ने एक डिटेल्ड बैटल डैमेज असेसमेंट पर कमेंट करने से फिलहाल अभी मना किया है। और वहीं जो यूएस लॉ मेकर्स हैं तो वो भी प्राइवेटली ही रिपेयर कॉस्ट और ऑपरेशन रेडीनेस पर क्लैरिटी मांग रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी बिलियंस में जा सकती देखिए है। इसमें अच्छी बात यह है कि यूएसए ऑपरेशंस करता है तो उसे पता चल जाता है उस सिक्योरिटी में क्या क्या होल्स हैं, उसको कवर कर लेता है। आप एक्शन लोगे, अटैक्स करोगे, जगह जगह फाइट करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप सॉल्व कर लेते हो। दूसरी कंट्रीज़ को पता ही नहीं उनकी प्रॉब्लम क्या है। अभी जो ईरान की हालत ख़राब हो रखी है, ईरान अभी फिर टेबल पे आ रहा है क्योंकि उसे पता लग रहा है कि उसके कंट्री में सरप्लस हो गया ऑयल, वो बिल्कुल डूब रहे हैं ज़बरदस्त, इसलिए वो भागते हुए आ रहे हैं, अब दोबारा अपना प्लान लेके आए हैं। तो ठीक है, ऐसा होता है, जो फाइट करता है उसी को पता चलता है ना उसमें क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। और साथ में ही इनकी अपनी कंट्री में थोड़ी को यूएसए है, यूएसए या, के बेसिस USA तो में थोड़ा दूसरी कुछ हुआ है, कंट्रियों में दूसरी हो बेसिस रहे में- हैं, तो वो तो वहाँ का डिफेंस जो करना है वो तो दूसरी कंट्री ने अपना करना या, so है, जो सिर्फ बात हो रही बेसिस है, रखे हुए हैं वो यूएसए में। यूएसए के मेनलैंड में थोड़ा है, वो तो आसपास एरियाज में है, बेसिस में। ठीक एंड है, प्रिपेयर्ड तो उन्हें पता था कि वो सबसे पहले बेसिस पे ही अटैक करेंगे। वेरी गुड तो कि पता चल गया क्या क्या गैप्स हैं, उसको सॉल्व हाँ, कर लेंगे। नुकसान तो होता ही है, बट दे विल मेक इट अप बिकॉज रिच कंट्री है। या, रिपोर्ट को थोड़े से शब्दों में समझना हो तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि यूएस जितना स्वीकार कर रहा है, ईरान ने उससे कहीं ज्यादा हार्ड स्ट्राइक यूएस पर करी है। वो एनबीसी का कहना है, उसका अपना है, डजंट मीन दैट दे आर राइट। वो उनका अपना कहना है, दूसरे का कुछ और कहना है। आंसर जो है इज समवेयर इन द मिडल। हर अपोजिंग फोर्सेस बोल रही हैं दैट इज नॉट द आंसर। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में मिलिट्री में सबसे ज्यादा स्पेंड करने वालों में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर रहा है और भारत की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 8.9% तक बढ़ी है और जो कि लगभग 92.1 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंची 100 बिलियन है। वहीं मिनिमम 2025 में जो एक ग्लोबल वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 2887 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचा है, यानी कि लगातार 11वें साल में भी इसमें ग्रोथ देखी गई है। और 2025 में जो टॉप 5 बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स हैं उनमें शामिल है यूएस, चीन, रशिया, जर्मनी और भारत। और ये पांचों देश वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग के 58% के लिए जिम्मेदार हैं। इसकी टोटल वैल्यू 1006। पहले जर्मनी नहीं था, जर्मनी आ गया। जर्मनी वाज नॉट देयर, नया बंदा आ गया जर्मनी एक। 186 बिलियन यूएस डॉलर्स है। और मई 2025 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसके बाद से भी भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है, जबकि 2025 में पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें 11% तक की ग्रोथ देखी गई है जो कि लगभग 11.9 बिलियन भी यूएस आगे डॉलर्स बढ़ रहे तक हैं। पहुंची है। रही बात चाइना की, तो चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग 7.4% के रेट से बढ़ी है जो कि है 336 बिलियन डॉलर्स। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि भारत का जो प्राइवेट स्पेस सेक्टर है वो एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को प्राप्त करने के बेहद करीब है, क्योंकि भारत की प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अपने विक्रम 1 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसे आने वाले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा और यह भारत का पहला ऐसा रॉकेट होगा जिसे किसी प्राइवेट फर्म ने विकसित किया है। वेरी गुड। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनाव को कम करने के उद्देश्य के साथ अब ईरान ने यूएस के सामने एक नए प्रपोजल को सबमिट किया है और ईरान इसे ने, पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका तक पहुंचाया गया है। पाकिस्तान और के ईरान थ्रू। के इस ऑफर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करने की बात भी की गई है और इस वॉर को समाप्त करने की बात की गई है, लेकिन अभी भी यूएस और ईरान के बीच डायरेक्ट नेगोशिएशंस होने के कोई संकेत नहीं दिखे। डायरेक्ट तो अभी होंगे नहीं जब तक, अब यूएसए ने तो कह दिया है कि हम इतनी दूर नहीं जाएंगे जब तक वो कुछ ठोस नहीं होता। ये कोई मजाक नहीं है कि इतनी 18 घंटे की फ्लाइट करने की। पर देख लो ईरान आया है, वो ऑफर कर रहा है नई डील। क्यों? उसके कंट्री में ऑयल का surplus हो गया है। हाँ, क्योंकि वो जो ब्लॉक कर दिया ना स्टेट ऑफ हार्मोस, उसकी वजह से अब उसकी हो रही है बुरी हालत। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का जो नया प्रपोजल है तो उसमें जो न्यूक्लियर डिस्कशन वाली बात है तो उसे केवल बाद की स्टेजेस में ही शुरू करने पर जोर दिया गया नहीं है, होगा। विशेष रूप से मैरीटाइम पासेस के क्लियर होने और ब्लॉकेट के हटने के बाद। नहीं बाकी होगा। यूएस को नहीं उसके करना के चाहिए। माध्यम से प्रपोजल मिल चुका है और फिलहाल अभी इस प्रपोजल पर यूएस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही है तो उस पर कोई रिपोर्ट्स देखने को नहीं मिली है। बाकी यूएस और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाने के लिए जो पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का दावा कर रहा है तो उस पर ईरान के एमपी की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली है। हद ही है, पहले पाकिस्तान के थ्रू भेज रहे हैं नया, उसके बाद वही कहते हैं कि भैया हमें पाकिस्तान से जो है वो तो यूएसए की साइड ले रहा है फलाना देर, भेज भी उन्हीं उस पाकिस्तान के थ्रू ही रहे हैं कि भैया ये हमारा नया प्रपोजल है। ऐसे पोस्ट करी थी और कुछ ऐसा लिखा था कि जो पाकिस्तान है वो हमारे लिए एक अच्छा मित्र है और एक अच्छा पड़ोसी भी है, लेकिन वो यूएस और ईरान के नेगोशिएशंस के लिए एक सुटेबल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि इस मीडिएशन के लिए जो पाकिस्तान के लिए जरूरी क्रेडिबिलिटी है उसमें कमी है। और इस बात को भी उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे तो पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया को बोला? इतना ही था तो तुमने उसी टाइम बोलना था ना कि पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, हमें इंडिया चाहिए। अब तुमको ये दिख रहा है कि तुम्हारी पूरी बातें नहीं मानी जा रही तो अब तुम चालाकी कर रहे हो। अभी भी बोल दो इंडिया को, कहो कि इसकी जगह इंडिया हमारा मीडिएटर बने। क्यों नहीं कर रहे? इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है
और यूएस के इच्छाओं के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलते। ऑफ कोर्स वो कैसे बोल लेगा? हाँ, वो बोलने मतलब ही नहीं है, वो कैसे बोलेगा और क्यों बोलेगा? उसको अब लड़ाई हो रही है बिटवीन ईरान एंड यूएसए, उसके बोलने से क्या यूएसए मान लेगा? यूएसए की जो शर्तें हैं वो हैं ही हैं। अब तुम ईरान जो है उसका बुरा हाल हो रहा है तो उसको मानना पड़ेगा ना। इसका पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बता सकता है कि भैया ये डील है, ये डील है, अब अपने आप कर लो। करेक्ट। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि पाकिस्तान दुनिया को ये बताने को तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से वो मुकर गया। और वो ये भी नहीं कहते हैं कि अमेरिका ने लेबनान के मुद्दे और ब्लॉक एसेट्स के संबंध में जो कमिटमेंट जताई थी, लेकिन उन्हें भी पूरा करने में वो विफल रहा है। और ईरान के एमपी का कहना है कि जो एक मीडिएटर होता है उससे एक निष्पक्ष होना चाहिए, ना कि हमेशा एक पक्ष की ओर झुकाव रखना चाहिए। और बाकी इस बात से आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों भारत ने पाकिस्तान को पहले ही एक दलाल नेशन कह दिया था, क्योंकि एक्चुअल में जो पाकिस्तान है वो मीडिएशन नहीं कर रहा है बल्कि वो दलाली कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इंडिया वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट दैट्स ओके। डजंट वर्ल्ड क्या देखता है, दैट इज सेपरेट देन इंडिया का देखता है, और वो भी अमेरिका की। अगर ईरान के एमपी की जो स्टेटमेंट है ये उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जिनकी नज़र में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो कमाल की है। प्रॉब्लम ये हो रही है ईरान को कि उसकी बातें अब उसको दिख रही है, मंत्री भी नहीं दिख रही, और उसको पहले ये पता होना चाहिए था कि तुम्हारी बातें नहीं होंगी। अगर इनरिच्ड यूरेनियम जो मेन चीज़ है तुम उसको नहीं हाँ करोगे कि ले जाए यूएसए, कुछ नहीं होने वाला। अब तुम रो लो, कर लो, और वो कोई और भी मीडिएटर बनेगा तो भी नहीं होगा। तो चाहे वो पाकिस्तान होता, चाहे वो इंडिया होता, चाहे वो कोई और कंट्री होती, जिस बात पे यूएसए ने मेनली ये सब किया है विच इज़ इनरिच्ड यूरेनियम, जब तक वो उस पर हाँ नहीं करेंगे नहीं होने वाला। तो इसलिए ना पाकिस्तान कुछ कर सकता है, तुमको मानना है तो मानो, नहीं तो वो स्ट्रेट ऑफ यूएसए ने रूल दिए हैं उससे यूएसए हिलेगा नहीं। कोई मीडिएटर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो नहीं गए इस बारी पाकिस्तान, इसीलिए नहीं गए कि उन्हें पता है जब तक यूरेनियम के लिए रेडी नहीं होते देने के लिए तब तक कोई फायदा नहीं है इतनी दूर जाके बातचीत करने का। अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ है, पहले वो एग्री कर ले कि देंगे तब बात होगी, तब आके जब वहां तुम एग्री करो फिर आके पेपर पे साइन करने आओ। यूएसए ब्लॉकेट अब बातचीत नहीं करनी हमें, वो कंट्री में ऑयल फ्लड होता रहेगा नहीं, और साथ में तुम आके बात करते हो, फिर तुम वापस जाते हो, फिर वहां पे किसी से बात करते हो, तो जो मेन लोग हैं वो तो आते ही नहीं है, तो फायदा क्या है इसका? अब ये लोग गए थे रशिया बातचीत करने के लिए, रशिया बातचीत करके वापस आए हैं। हाँ, ईरान रशिया गया बात करने हाँ, और अल्टीमेटली इसी कंक्लूजन पे आया कि हम सरेंडर करेंगे, ये सब करेंगे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है इनका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।